Assalamualaikum and hello everyone, I'm Hira and today we're going to talk about bacteriophages. We'll have a look on its introduction, structure and composition, types of bacteriophages and in their life cycle. So, are you ready? Let's go. Let's have a look on introduction first. बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। इनकी डिस्कवरी की बात करें तो इन्हें डिस्कवर किया था एफ ट्वर्ट ने इंग्लैंड में 1915 में और डी हेरेले ने पास्चर्स इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस इन 1917। ये पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस है और इनका जो नेम है वो नेम रखा था डी हेरेले ने, बैक्टीरियोफेजेस को नेम दिया था। कंपोजिशन की बात करें तो फेजेस जो हैं वो बेसिकली बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। उनके जो सेंट्रल कोर होता है वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए या आरएनए उनके जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। उनका जो आउटर कवरिंग है वो कैप्सिड कहलाती है, जो एक प्रोटेक्टिव कोट है और ये सराउंड करता है न्यूक्लिक एसिड को जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। कैप्सिड जो है आगे फर्दर बना होता है आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट से, जिनको कैप्सोमियर्स कहा जाता है। ये आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स हैं और ये इंतहाई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टी इवन फेज। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हाई मैग्निफिकेशन में ऑब्जर्व किया गया हो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और कोलियोफेज या कोलियो टी इवन फेज ऐसा बैक्टीरियोफेज है जो कि इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को। उसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हेड आता है। हेड जो है वो एक बाई पायरामिडल हेक्सागोनल शेप का होता है। बाई पायरामिड्स का मतलब है बाई मीन टू और पायरामिडल मीन पायरामिड शेप। जैसे ये एक पायरामिड दिखाया गया है, ये एक पायरामिड है जिसका जो हर फेस है वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है। इस फेस की बात करें या इसके बैकवर्ड फेस की बात करें तो हर फेस जो है जहाँ से भी आप देखेंगे वो ट्राइंगुलर इन शेप होगा और वो सारे जो फेसेस हैं वो ज्वाइन करते हैं एक टिप यानी कि एक एपेक्स के ऊपर आके मिल जाते हैं। तो बाई पायरामिडल होता है हेड, यानी कि दो पायरामिड्स होते हैं, एक टॉप पे होता है एक बेस पे बॉटम पे प्रेजेंट होता है पायरामिड। हेक्सागोनल मीन इसकी 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 आगे हैं और 3 इसकी पीछे साइड्स होंगी। तो जो हेड है वो बाई पायरामिडल हेक्सागोनल इन शेप है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि जो फेजेस होते हैं उनके अंदर हमेशा जो उनका जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है। और ये जो है जो एक टी इवन फेज है वो टैडपोल शेप होता है। टैडपोल जो है वो लार्वल स्टेज है एम्फीबियंस की, उस शेप का जो एक बैक्टीरियोफेज है वो होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज टेल। टेल जो है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि अटैच होता है हेड के साथ एक पॉइंट पे। ये एक टेल का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफेज की टेल है और इसके आगे फर्दर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज हेलिकल हॉलो ट्यूब। हेलिकल हॉलो ट्यूब जो है वो इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है, टेल की सेंटर में प्रेजेंट होती है और इसको कोर भी कहा जाता है। कोर बेसिकली सेंट्रल जो पोर्शन होता है किसी भी चीज़ का, ये सेंट्रल स्पेस होती है, उसको कोर कहा जाता है। तो ये हेलिकल होलो ट्यूब जो है वो बिल्कुल जो ये शीट है उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है, टेल शीट के सेंटर में। और इन्फेक्शन जब होता है तो उसके दौरान ये जो डीएनए है वो पास आउट करके इस होलो ट्यूब में से गुजरता हुआ जो है वो एंटर होता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो होलो ट्यूब है उसको कवर किया होता है एक प्रोटीनेशियस शीट ने। ये जो बाहर आपको कवरिंग नज़र आ रही है प्रोटीनेशियस शीट है जिसने कवर किया हुआ है हेलिकल होलो ट्यूब को। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क आर कॉलर। ट्यूब के एक एंड पे अटैच होता है कॉलर और कॉलर जो है वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेक्सागोनल बेस प्लेट, जो कि
अटैच होती है प्रोटीनेशियस शीथ के बिल्कुल एंड पे, डिस्टल एंड पे, और इसके साथ अटैच होती हैं पिन्स, क्योंकि हेक्सागोनल है, 6 कॉर्नर्स हैं इसके, और हर कॉर्नर पे एक स्पाइक, एक जो पिन है वो अटैच होती है। द फोर्थ वन इज़ टेल फाइबर्स, और टेल फाइबर्स जो हैं वो 6 हैं और थिन होते हैं, और ये हेल्प करते हैं एक बैक्टीरियोफेज की अटैचमेंट में, लैंडिंग में एक बैक्टीरिया के ऊपर ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। Let's talk about the types of phages. There are basically 2 types. The first one is lytic or virulent phages. ये ऐसे phages हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं होस्ट बैक्टीरिया को, और ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये रिप्रोड्यूस करते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं, और जब नंबर इनका बढ़ जाता है तो सेल जो है वो फिल अप हो जाता है, और देन द लास्ट पॉइंट इज़ बर्स्टिंग। सेल जो है वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, और देन ये जो फेजेस होते हैं वो आसपास के बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करते हैं, और इस साइकिल को कहा जाता है लिटिक साइकिल। टेम्परेट आर एविरुलेंट फेजेस। एविरुलेंट का मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया होगा उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एविरुलेंट इन नेचर है। डू नॉट हार्म द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये क्या करते हैं, जब ये अटैच होते हैं अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसको अंदर भेजते हैं। उनका डीएनए फर्दर जो लिटिक साइकिल है वो इंड्यूस कराने की बजाय इनकॉर्पोरेट कर जाता है, जो उसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है, और बैक्टीरिया जैसे जैसे रेप्लिकेट करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, ये भी खुद को रेप्लिकेट जो है वो करता रहता है, और उसके साथ साथ अपना इसका भी नंबर इंक्रीज होता रहता है, और ये ऐसा बहुत सारी जनरेशन्स तक होता रहता है। इसी तरह से रेप्लिकेट करता है ये मैनी जनरेशन्स तक, और किसी एक स्टेज पे ऐसा भी होता है कि ये खुद को इसमें से निकाल लेता है। क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेटेड था, अब ये खुद को निकाल लेगा, अब निकाल के फिर से ये लिटिक साइकिल को इंड्यूस करवा देगा, ठीक है। और इस किसी एक स्टेज पे ऐसा होगा, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, वो केमिकल एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, वो यूवी रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है कि एक जो बैक्टीरियोफेज का ये जो डीएनए था वो उसमें से निकल कर लिटिक साइकिल को इंड्यूस करवा दे। और ऐसे फेजेस जो फेजेस होते हैं उनके अंदर जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो पाया जाता है। Now let's talk about the life cycle of a bacteriophage. There are basically 2 life cycles. The first one is lytic cycle. लिटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज जो है वो मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया के अंदर, और उसके रिजल्ट में जो बैक्टीरियल सेल है उसकी लाइसिस हो जाती है, वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। There are basically 5 steps. The first one is adsorption. एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस अटैचमेंट है फेज की बैक्टीरिया की सेल की सरफेस के ऊपर। जब वो फिज़िकली अटैच होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। और जो फिज़िकल अटैचमेंट है वो आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू हो सकती है, या फिर जो बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो भी जो है अटैच कर सकती हैं टेल फाइबर्स को बैक्टीरियोफेज के अपने साथ, और इस तरह से जो एड्सॉर्प्शन है, अटैचमेंट है, वो एक बैक्टीरियोफेज की बैक्टीरिया के ऊपर हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन में एक जो बैक्टीरियोफेज है वो अपनी ट्यूब को, जो टेल शीथ है, उसको कांटेक्ट करता है, और उसके जो टेल फाइबर्स हैं वो भी कांटेक्ट करते हैं, बेंड करते हैं, और जिसके रिजल्ट में जो हॉलो ट्यूब, हॉलो स्पाइक जो बैक्टीरियोफेज की टेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो उसके साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाती है बैक्टीरिया के। इस मेजर रोल जो है एंट्रेंस में, जो हॉलो ट्यूब प्रेजेंट होती है शीथ की बैक्टीरिया के अंदर, उसकी एंट्रेंस में वो बेसल प्लेट का भी है, क्योंकि उसके अंदर लाइजोसोम्स, ऐसे एंजाइम्स जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं यहाँ से सरफेस को, सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को बैक्टीरिया की, वो प्रेजेंट होते हैं, और जब वो रिलीज़ होते हैं तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है वॉल, और जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का वो एंटर हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर।
नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। इस्टेब्लिशमेंट में जो एक बैक्टीरियोफेज है वो अपने डीएनए को अंदर एंटर कर चुका होता है और उसका जो डीएनए होता है वो कंट्रोल ले लेता है बैक्टीरिया की जो सारे मेटाबॉलिज्म होता है, उसके सारे फंक्शंस होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल ले लेता है और ये ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं उसके क्रोमोसोम को, न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम्स या जो डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का, उसको लाइज कर देते हैं। ऐसे एंजाइम को न्यूक्लियेजेस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो फेज है वो अपने नंबर को बढ़ाता है। बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो अपने नंबर को बढ़ाता है, खुद को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन ऑफ द फेज क्रोमोसोम जो है वो होती है इस स्टेप के अंदर। और इसके साथ साथ जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो डायरेक्ट कर रहा होता है क्रोमोसोम, इसके साथ साथ जो फेज का डीएनए होता है वो डायरेक्ट करता है कि राइबोसोम्स को जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर कि वो सिंथेसाइज करवाएं ऐसी प्रोटीन्स जो कि प्रोड्यूस करती हैं हेड या टेल्स, जिनसे जब वो असेंबल होती हैं प्रोटीन्स, हेड, टेल्स और टेल फाइबर्स जो हैं वो जो बैक्टीरियोफेज के कंपोनेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और इस स्टेप में मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे पहले बनता है और उस मैसेंजर आरएनए को फिर भेजा जाता है राइबोसोम के पास जो कि प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो राइबोसोम्स फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू प्रोटीन्स। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में ये सारे कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो असेंबली होती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो असेंबली का है। असेंबली में ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो बैक्टीरियोफेज का हेड है, टेल फाइबर्स हैं, पिन्स हैं, उनको आपस में अटैच कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है और इस स्टेप में जो सेल है असेंबल हो जाता है बैक्टीरियोफेज का। विदिन 20 मिनट्स या 25 मिनट्स एक बैक्टीरियोफेज से जो कि एंटर हुआ था उससे 200 बैक्टीरियोफेजेस नए सिंथेसाइज हो चुके होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जब वो फिलअप हो जाता है बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियोफेज से, तो ये बैक्टीरियोफेज जो हैं वो सेल को बर्स्ट करते हैं, उसकी लाइसिस करवाते हैं बैक्टीरियल सेल की और रिलीज़ हो जाते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट में और आसपास जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उस पर जाके अटैचमेंट करते हैं अपनी और अटैक करते हैं फिर से वही साइकिल जो है वो पूरा चलना शुरू हो जाता है। तो ये है लिटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो उसको कोई हार्म नहीं होता। एक बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, बल्कि एक बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है होस्ट के क्रोमोसोम्स के अंदर, यानी कि बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम के अंदर। ये जो है होस्ट का क्रोमोसोम है और उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया है बैक्टीरियोफेज का डीएनए। जब वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है तो फर्दर वो अपने नंबर को बढ़ाता है। बैक्टीरियोफेज कोई कंट्रोल नहीं लेता, बल्कि जो बैक्टीरिया होता है वो अपना नॉर्मल फंक्शंस, अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन रखता है और रेप्लिकेट करता रहता है और अपना नंबर बढ़ाता है। और उसके साथ साथ जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ था जिसको प्रोफेज कहा जाता है वो भी साथ साथ रेप्लिकेट करता जाता है। मैनी जनरेशंस तक ऐसे होता है। जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसको बेस्ट स्टडी किया गया है टी इवन कोलियोफेजेस के अंदर। इन फेजेस में जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो इस तरह से इंड्यूस होता है कि इनके अंदर जो जीन प्रेजेंट होती है, एक स्पेसिफिक जीन, वो को रेप्लिकेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इनएक्टिवेट हो जाती है। वो जीन इनएक्टिवेट होती है, इसलिए बैक्टीरियोफेज है वो खुद को रेप्लिकेट नहीं करता और इसके साथ साथ इसके जो सेल लाइसिस के लिए जीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो भी स्विच्ड ऑफ हो जाती हैं। ये टी1 कोलियोफेज जो है जब वो एंटर करता है अपना डीएनए तो ये लाइसिस करवाने के बजाय लाइसोजेनिक साइकिल को इंड्यूस
करवा देता है, क्योंकि जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो स्विच्ड ऑफ हो जाती हैं। लेकिन कुछ टाइम पे, कुछ स्टेज पे ऐसा भी होता है कि ये जो T1 कोलियोफेज है उसका जो DNA है वो खुद को अंदर से निकालता है, और निकालने के बाद वो फिर से लिटिक साइकिल को इंड्यूस करवा देता है। अब स्पॉन्टेनियस इंडक्शन जो है वो बेसिकली 2 रीजंस की वजह से हो सकती है। अगर तो बैक्टीरिया का एक्सपोजर हो जाए यूवी रेडिएशन से या फिर केमिकल से, तो स्पॉन्टेनियस इंडक्शन जो है वो हो सकती है। अब जो एक फेज होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फेज, तो इसके अंदर एक प्रोटीन बनती है जिसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। इस प्रोटीन की जो जीन्स हैं वो एक बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज को रोक के रखती है लाइसिस करवाने से, ये इनहिबिट करती है। जैसे ही ये अपना DNA जो है एंटर करता है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो ये जो प्रोटीन है वो रिप्रेस करती है इस बैक्टीरियोफेज को कि वो बैक्टीरियल सेल की जो लाइसिस है वो ना करवाए। लेकिन जैसे ही एक्सपोजर होता है एक बैक्टीरियल सेल का यूवी रेडिएशन से या केमिकल से, तो एक प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती है। इस प्रोटीन की जो एक्टिविटी होती है वो प्रोटियोलिटिक इन नेचर होती है। प्रोटियोलिटिक मीन ये ब्रेक डाउन करेगी, लाइसिस करवाएगी रिप्रेसर प्रोटीन की। जब रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो लाइस कर जाती है, टूट जाती है, तो जो लाइसिस का प्रोसेस है वो इंड्यूस हो जाता है। बैक्टीरियल सेल जो है वो लाइसिस के प्रोसेस में एंटर होना शुरू हो जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोफेज है वो खुद को क्रोमोसोम में से निकालेगा, अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो बनवाएगा, हेड बनवाएगा, टेल्स बनवाएगा, और देन असेंबली होगी उनकी, और फिर जो है उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेल को बर्स्ट करते हुए बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, और देन फिर से एक नया साइकिल इंड्यूस करवाएंगे। तो जनरल साइकिल की बात करें तो जैसे ही अटैचमेंट होती है और बैक्टीरियोफेज का जो DNA वो एंटर होता है, 2 आगे साइकिल चल सकते हैं, या तो लिटिक साइकिल चलेगा या फिर लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में जो फेज का DNA है वो एंटर हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर, अपने नंबर को बढ़ाता रहता है, और केमिकल या यूवी लाइट एक्सपोजर की वजह से वो फिर से लिटिक साइकिल में एंटर हो सकता है। और लिटिक साइकिल में कंपोनेंट्स बनते हैं, और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और कंपोनेंट्स बनते हैं, लाइक हेड बनते हैं, टेल्स बनती हैं, और उसके बाद पैकेजिंग होती है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में असेंबली के बाद जो है फाइनली बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं बर्स्ट करते हुए बैक्टीरियल सेल को। So this was all about of today's lecture. If you have any question, you can leave it in the comment box down below. If you haven't subscribed to my channel, then hit the subscribe button right now. I'll see you in the next video. Take care, bye bye, and Allah Hafiz.